दोस्तों, कभी सोचा है अगर एक छोटी सी चीज़ ना हो तो हम, आप और ये पूरी दुनिया ही ना हो। हाँ, ये एक छोटी सी चीज़ है सेल, जो हमारे बॉडी का एक छुपा हुआ हीरो है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। और ये सिर्फ एक बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, ये होगा एक ऐसा सफ़र जिसमें हम जानेंगे सेल के सीक्रेट्स, उनका मैजिक और ये कैसे हमारी बॉडी को एक परफेक्ट मशीन बनाता है। तो रेडी हो द एजुकेटेड घोस्ट के साथ एक धमाकेदार लर्निंग एडवेंचर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है द एजुकेटेड घोस्ट के पहले धमाकेदार सेगमेंट में, जिसमें हम बायोलॉजी के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हाँ, टेंशन मत लो, यहाँ साइंस हॉरर नहीं, मजेदार तरीके से समझाया जाएगा। तो छोटी छोटी सेल्स की बड़ी बड़ी बातें समझने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ज्ञान का इंजेक्शन लगने वाला है बिना दर्द के। तो चलिए शुरू करते हैं कौवों की आवाज के साथ। तो हमारा पहला चैप्टर जो है इस बायोलॉजी सेगमेंट में वो है सेल। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं सेल होता क्या है, देन फिर हम लोग आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा सेल, तो हम लोग आगे समझ लेते हैं सेल होता क्या है, देन फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि एक यहाँ पे आपको एक घर नजर आ रहा होगा, और अगर हम पूछे कि एक घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो बहुत लोग बोलेगा रॉड ये सब। बट अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली समझा जाए, तो घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? ब्रिक्स। अगर छोटे छोटे ब्रिक्स ही नहीं होगा तो ये घर का ढांचा तैयार ही नहीं होगा। जब छोटे छोटे ब्रिक्स को अगर हम लोग सीक्वेंस वाइज अरेंज करते हैं, तभी ना जाके अल्टीमेटली वो एक मेरा घर का स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो कुल मिला जुलाकर अगर इस एग्जाम्पल से हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, तो वो ये है कि अगर हम एक घर बनाना चाह रहे हैं, तो घर बनाने के लिए हमको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी भी वर्क करता है। अगर ह्यूमन स्ट्रक्चर को अगर हम लोग को तैयार करना है, तो ह्यूमन स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए हम लोग को छोटे छोटे सेल्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब यही छोटे छोटे सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके सेल्स मेरा टिश्यू में बदल जाता है, टिश्यू आगे चल के ऑर्गन, देन ऑर्गन आगे चल के ऑर्गन सिस्टम आगे चल के ऑर्गेनिजम्स तैयार कर देता है। एंड इसी तरीके से हमारा एक ऑर्गेनिजम्स का क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो कुल मिला जुलाकर बात बस इतनी सी है इस चैप्टर में कि सेल कुछ भी नहीं है। सेल जस्ट क्या है? एक फ्रेमवर्क है। क्या है? एक स्ट्रक्चर तैयार करता है ह्यूमन बॉडी का। जैसे घर को तैयार करने के लिए ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से एक ह्यूमन बॉडी को तैयार करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सेल्स ये है। अब आगे हम लोग इस चैप्टर में जब बढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे से समझेंगे सेल क्या होता है, सेल के बारे में एक एक चीज समझेंगे। बट एज ऑफ नाउ हम लोग बस इतना मान के चल रहे हैं, जैसे घर बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी को तैयार करने के लिए सेल्स की जरूरत पड़ेगी। छोटे छोटे सेल्स को जब हम लोग ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो वो एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करता है। एज ऑफ नाउ हम लोग अभी यही समझते हैं, एंड देन फिर आगे चल के जानेंगे कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या मौजूद है। बट एक बात बताओ, अगर हम डायरेक्ट सेल पढ़ना शुरू करें तो मजा नहीं ना आएगा। अगर हम लोग को इंटरेस्टिंग तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है, समझना है एंड कुछ सीखना है, तो हम लोग को ये तो जानना पड़ेगा ना कि सेल का डिस्कवरी कौन किया था, सेल आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये सब चीज के बारे में हम लोग को अगर मालूम होगा तो ये चैप्टर समझने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी मेरा 2025 चल रहा है। ठीक है, हम लोग टाइम मशीन में जा रहे हैं। टाइम मशीन में बैठते हैं और धीरे से, कहाँ? धीरे से 1665 में पहुंच जाते हैं एंड देखते हैं वहां पे एक्चुअली में हुआ क्या था। वहां पे कौन कौन से साइंटिस्ट आए, क्या क्या अपने थ्योरी दिए, क्या क्या प्रपोज किए, एंड देन तब जा करके मेरा ये सेल का डिस्कवरी हुआ है। तो हम लोग टाइम मशीन में बैठने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो? तो जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए और हम लोग चलते हैं टाइम मशीन में। 1665 में जाने वाले हैं। 3, 2, 1। तो भाइयों और बहनों, हमारा जो टाइम मशीन है वो 2-4 मिनट लेट हो चुका है। तो वो जब तक प्लेटफॉर्म में आएगा
तब तक हम लोग एक काम करते हैं, एक टर्म के बारे में समझ लेते हैं, साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी क्या होता है? छोटा सा टर्म है, जब तक मेरा टाइम मशीन आएगा तब तक हम इस टर्म को आराम से समझ लेते हैं, देन फिर टाइम मशीन में बैठ के हम लोग चले जाएंगे 1665 में। पता है आप लोग को 1665 में जाने की बहुत बेसब्री है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग छोटा सा एक टर्म है साइटोलॉजी, उसको समझ लेते हैं होता क्या है। तो देखिए, साइटोलॉजी कुछ भी नहीं होता है। जैसे एक हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास में जैसे अगर आप लोग पढ़े होंगे साइंस बुक को, देखे होंगे, तो आप लोग को उतना अच्छे से पता नहीं चलता होगा, बस सीक्वेंस वाइज चैप्टर दे दिया जाता था, आप लोग बस पढ़ लेते थे। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 करके इस तरीके से दिया रहता था, आप लोग बस पढ़ लेते थे। बट 9 क्लास में आप लोगों को साइंस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री होगा, एक बायोलॉजी होगा। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया एंड तीनों को अलग अलग हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग बायोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से बायोलॉजी में भी अलग अलग से पार्ट्स होते हैं। तो आज उसी पार्ट्स में से एक पार्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जस्ट क्या होता है? एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर किसका? फंक्शन। और केमिस्ट्री किसका? सेल का। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मेरे साथ सब लोग रिपीट करिएगा। साइटोलॉजी क्या है? ब्रांच है किसका? बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड केमिस्ट्री, सेल का। मतलब सेल के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं, समझते हैं कि सेल क्या है, क्या नहीं, इसका फंक्शन क्या क्या है, दिस दैट। तो वो जो कैटेगरी वाइज उसको अगर हम ब्रांच जो बोलेंगे, बायोलॉजी का जो ब्रांच कहते हैं, वो ब्रांच का नाम क्या है? साइटोलॉजी है। तो ये एक छोटा सा बायोलॉजी का ब्रांच है। तो साइटोलॉजी एक छोटा सा टर्म था, अब हम लोग समझ लिए। अब हमारा प्लेटफॉर्म में टाइम मशीन आ चुका है, तो आप लोग को फिर से एक बार बोल रहे हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो हमारा टाइम मशीन आने वाला है 3 सेकंड में। 3 2 1। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों का स्वागत है 1665 में। हम लोग 2025 से निकल चुके हैं और हम लोग बहुत पुराने समय में पहुंच चुके हैं। अभी का समय क्या हो रहा है? 1665 में। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं 1665 में आखिर हुआ क्या था और कैसे हमारे सेल का डिस्कवरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग 1665 की कहानी को समझते हैं। तो 1665 का भी वक्त हो रहा है, ठीक है। और एक भाई साहब है जिसका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। ये भाई साहब को पता नहीं क्या क्या दिमाग में आया, वो एक अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में पेड़ देखे हो, पेड़ सभी लोग देखे ही होंगे, पेड़ देखे होगे तो आप लोग ऑब्जर्व किए होगे, जैसे ये कोई भी सूखा सा पेड़ बना देते हैं तो पेड़ में नजर आता होगा ऐसे बार छाला देखे होगे पेड़ में, पेड़ का छाला मतलब सूखी लकड़ी। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, उसी सूखी लकड़ी को उठा करके अपने माइक्रोस्कोप में जाके रख देते हैं और इसमें ये ऑब्जर्व करते हैं कुछ कुछ, मतलब टाइम पास के लिए, पता नहीं क्या क्या इन लोगों को दिमाग में आते रहता है। तो टाइम पास कर रहे थे, मतलब कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, टाइम पास तो नहीं कर रहे होंगे। तो जब वो टाइम पास मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको क्या नज़र आता है, ये जो पेड़ का छाला ले जाके यहाँ अपने, पेड़ का छाला बोलना खराब होगा, उसका एक पर्टिकुलर नाम है कॉर्क, क्या बोलते हैं? कॉर्क। तो वो जब कॉर्क को ऑब्जर्व कर रहे थे तो वो कॉर्क में जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे तो उसको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, एकदम हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो इसी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को इन भाई साहब ने क्या नाम दे दिया? सेल का नाम दे दिया। तो सेल का नामकरण यहां से शुरू होता है 1665 में, ठीक है। सेल का नामकरण यहां से शुरू हो गया, ये भाई साहब ने सेल का नामकरण कर दिया, ठीक है। अब एक बात समझो, ये जो मेरा पेड़ था, पेड़ का जो हम छाला लिए हैं वो क्या था? एक तरह का सूखी लकड़ी थी। तो सूखी लकड़ी होने के कारण से वो जो सेल का डिस्कवरी हुआ था, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? डेड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड सेल था। ये जो भाई साहब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया था वो कौन सा सेल था? डेड सेल था, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है, क्योंकि रीडिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि रीडिंग इज अ गुड हैबिट। तो चलिए हम लोग भी एक अच्छे बच्चे की तरह से रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ किताबी बातें लिखी हैं, जो भी मैं आपको बताया वही किताबी बातें को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल को डिस्कवर कौन किया था? ये भाई साहब रॉबर्ट हुक ने नामकरण किया था सेल का, ठीक है। और कैसे नामकरण किया था? अंडर हिज सेल्फ डिजाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो खुद से डिजाइन किया था, सेल्फ डिजाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। अब एक सवाल उठता है, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? तो एक बात बताओ, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का मतलब कुछ भी नहीं होता, एकदम सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं। अभी 2025 चल रहा था,
जब भी हम लोग कुछ समय पहले 2025 में थे, तो उस समय दुनिया क्या हो चुका था, मॉडर्न हो चुका था। तो यहाँ जो माइक्रोस्कोप भी होगा वो मॉडर्न होगा। बट अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 1665 में। तो उस समय ना टेक्नोलॉजी उतनी थी ना कुछ, तो जो मेरे पास माइक्रोस्कोप है वो भी उतना मॉडर्न नहीं होगा, पुराने ज़माने का माइक्रोस्कोप होगा, इसलिए कहा गया है प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब उसी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में वो रॉबर्ट हुक साहब ने क्या डाल दिया था, कॉर्क डाल दिया था। अब कॉर्क होता क्या है, कॉर्क कुछ नहीं, इट डिराइव फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्रीज एंड ऑब्जर्व हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। तो वही जो अभी आपको बताया, कॉर्क क्या होता है, एक बार्क ऑफ ट्री, पेड़ का छाला होता है, और उसमें क्या उसको नजर आया था, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर नजर आया था। उन्हीं हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर को इन भाई साहब ने क्या नाम दे दिया, सेल का नाम दे दिया। अब सेल कहाँ से आया है, तो सेल कुछ भी नहीं है, सेल जस्ट एक लैटिन वर्ड है। सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, लिटिल रूम। तो यहाँ देख के भी पता चल रहा है कि इसमें एक लिटिल रूम टाइप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, छोटा छोटा लिटिल रूम। तो ये 1665 की कहानी थी। रॉबर्ट हुक भाई साहब ने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर पता नहीं क्या क्या उसको दिमाग में कीड़ा काटा, एक्सपेरिमेंट किया और सेल का डिस्कवरी कर दिया। तो 1665 में हम लोग को पहली बार सेल के बारे में पता चला, सेल क्या होता है। अब 1665 में एक भाई साहब ने सेल का डिस्कवरी कर दिया। अब इसी को, अब जैसे कि एक चीज़ समझो, जैसे क्लास में नहीं होता, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बच्चे आपस में compete करते हैं कि तुम कैसे तेज हो, हम तुमसे ज़्यादा तेज, हम तुमसे ज़्यादा तेज है। तो वैसे ही करके एक और साइंटिस्ट भाई साहब आए, उन्होंने पता नहीं उनको भी क्या चिल मची, वो कुछ डिस्कवरी करते हैं एंड देन फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं इस सिलसिले को। टाइम मशीन में जब हम लोग 1665 में आए हैं, तो एक काम करते हैं, हम लोग अभी किस वक्त है, 1665 में है ना, हम लोग एक काम करते हैं 9 साल आगे बढ़ते हैं। 9 साल यानी 1665 में 9 साल आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अभी 1665 हो रहा है ना, तो मैथ्स में तुम लोग तेज हो गए, बताओ कितना होगा, 1674। तो हम लोग एक काम करते हैं, टाइम मशीन में टाइमर सेट करते हैं 1674 को, और हम लोग चलते हैं 1674 में। तो आप लोग रेडी हो तो जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम लोग जा रहे हैं 1674 में। 3 2 1 गो। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं 1674 में। अब हम लोग समझते हैं 1674 में क्या हुआ था। तो 1665 में रॉबर्ट हुक भाई साहब ने सेल का डिस्कवरी कर दिया था, बट जो सेल का डिस्कवरी किया था वो कैसा सेल था, डेड सेल था। तो उसी के 9 साल बाद 1674 में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है, एंटोनियो वैन लेवेनहुक। पता नहीं नाम कैसा कैसा रखते हैं, अगर नाम में प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा लेवेनहुक भाई साहब। तो 1674 में एंटोनी वैन लेवेनहुक, एक और बायोलॉजिस्ट आते हैं, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लिविंग सेल को, कहाँ पे, पॉन्ड वाटर में। तो बस आप लोग को इसमें यही ध्यान में रखना है कि इन 1665 में रॉबर्ट हुक भाई साहब ने डेड सेल का डिस्कवरी किया था अपने सेल्फ डिजाइन प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप में। 1674 में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है, एंटोनियो वैन लेवेनहुक, जो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लिविंग सेल को। ये ध्यान में रखिएगा, पहला जो 1665 में रॉबर्ट हुक किया था वो क्या था, डेड सेल था, बट 1674 में जो दूसरे भाई साहब आते हैं उन्होंने क्या डिस्कवरी किया, लिविंग सेल को किया। लिविंग सेल कहाँ से लिया था, पॉन्ड वाटर से। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसमें कुछ खास वैसा रॉकेट साइंस नहीं समझने लायक। बाकी हायर क्लासेस में आप जाइएगा तो डिटेल में समझिएगा, अभी तो हम लोग छोटे बच्चे हैं 9 क्लास के नन्हे मुन्ने से, तो इतने डिटेल में हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग बस ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल लेते हैं अभी। ठीक है, अब हम लोग अपनी गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं, 1831 में पहुंच जाते हैं। गाड़ी नहीं बोलना, टाइम मशीन बोलना, वरना डोरेमोन नाराज हो जाएगा। तो हम लोग अब कहाँ पहुंच गए, 1831 में पहुंच गए। 1831 में ये भाई साहब, इनका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने क्या डिस्कवरी कर दिया था, न्यूक्लियस का। अब बहुत लोगों को तो प्रॉब्लम होगा कि न्यूक्लियस होता क्या है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बस इतना बता देता हूँ, बाकी आगे डिटेल में बताएंगे न्यूक्लियस क्या होता है। एक सेल है, तो सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अभी पार्ट्स ही बोल रहे, ऑर्गेनेल्स नहीं बोलते। जैसे एक घर है मेरे पास, तो घर के अंदर बहुत सारे सामान होते हैं, रूम होते हैं ना, उसी तरीके से सेल के अंदर भी बहुत सारे चीज़ मौजूद हैं। न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारे सेल होते हैं। तो उन्हीं पार्ट में से एक पार्ट मेरा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये जो रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, यही न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो ये बस ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर हम लोग 1839 में पहुंच जाते हैं। अब ये परकंजी भाई साहब नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे देखिए 1831 की बात में आपने मेरा पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, कितना गंदा कर दिया है। तो हम एक काम करते हैं, ये नाराज ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा साफ सफाई कर देते हैं। मोदी जी भी कहते हैं ना, साफ सफाई, स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान हम भी चला देते हैं। अब मेरा ये जो भाई साहब हैं, परकिंजी भाई साहब,
ये पूरा खुश हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 1839 की बात को समझते हैं। 1839 में परकिंजी, ये भाई साहब इनका नाम क्या है, परकिंजी, ये क्या डिराइव करते हैं, मतलब डिराइव इन द सेंस डिस्कवर क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर करते हैं। कहाँ से, लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, मतलब समझ में नहीं आया, समझ में तो मेरे को भी नहीं आया, बट चलिए आपको बता ही देते हैं क्या होता है। देखिए 1839 में ये परकंजी भाई साहब ने क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी करते हैं। प्रोटोप्लाज्म कुछ भी नहीं है, सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट होता है, सेल के अंदर लिविंग मैटर जो मौजूद होता है उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर, फिर से बता रहे हैं, सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। एज ऑफ नाउ बस ये ध्यान में रखना है कि 1839 में परकिंजी भाई साहब ने क्या डिस्कवरी किया था, प्रोटोप्लाज्म को। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने क्या डिस्कवरी किया था, न्यूक्लियस को। 1664 में लिविनहुक भाई साहब ने क्या डिस्कवरी किया था, लिविंग सेल को। कहाँ से, पॉन्ड वाटर से। एंड 1665 में मेरे जो रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब हैं उन्होंने किसका डिस्कवरी किया था, डेड सेल का डिस्कवरी किया था। कहाँ से, कॉर्क से। कहाँ पे किया था, सेल्फ डिजाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो अभी तक की कहानी जो मैं आपको बताया हूँ, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर ईमानदारी से बताइएगा, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस वहाँ पे YouTube के नीचे एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, आपको बस कुछ भी नहीं करना, उसमें दबा देना लाइक को। ठीक है, और अगर द एजुकेटेड घोस्ट के साथ इसी तरीके से मज़े के साथ घूमना फिरना और पढ़ना है तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना। वहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, रेड कलर से मैं भी लिख देता हूँ, सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब, स्पेलिंग सही लिखा हूँ, तो उसको दबा दीजिए। और बगल में ऐसा घंटा होगा, बेल आइकन, उसको दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो अब हम लोग 1839 तक की कहानी समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। गाड़ी इन द सेंस मतलब टाइम मशीन को, क्योंकि टाइम मशीन में अब मेरा पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो जल्दी से हम लोग पास्ट की कहानी को समझ के प्रेजेंट में पहुंचते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग अब अपनी टाइम मशीन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से अब आगे चल रहे हैं, तो सीट बेल्ट आप लोग जल्दी से बांध लीजिए। 3, 2, 1 गो। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों को बहुत ही खेद के साथ ये बताया जाता है कि हमारा टाइम मशीन का क्रैश लैंडिंग हो चुका है और हम लोग 1839 से शुरू किए थे और वापस कहाँ पहुँच गए, 1838 में। अब जब हम लोग 1838 में आ ही गए हैं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और भाई साहब हैं स्लेडेन नाम के, उन्होंने क्या किया था उनके बारे में भी समझ लेते हैं। फिर हम लोग टाइम मशीन जब तक मेरा बन जाएगा फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे 1838 में हुआ क्या था। तो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मजाक मजाक में कह रहे हैं बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1838 की बात है, एक साइंटिस्ट आते हैं, मतलब साइंटिस्ट इन द सेंस बोटैनिस्ट, जर्मन बोटैनिस्ट है, उनका नाम क्या है, स्लेडेन है। वो क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को लेते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं। और जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तो उनको ये नजर आता है कि प्लांट भी एक टाइप के सेल से बने हुए हैं। हाँ, ये सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, प्लांट भी किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और वो सेल क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं और वही सेल आगे चल के टिश्यू बनता है। शायद जूनियर क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे सेल से टिश्यू बनता है, नहीं भी पढ़े होंगे तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये स्लेडन भाई साहब क्या करते हैं, प्लांट सेल को ऑब्जर्व करते हैं और ये कंक्लूजन निकालते हैं कि प्लांट सेल भी किससे बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ। बस इतना हम लोग को याद रखना है। 1838 में स्लेडन भाई साहब क्या करते हैं, प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं और ये कंक्लूजन निकालते हैं कि प्लांट सेल भी किससे बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है। यही चीज लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं आप। 1838 में स्लेडन एक जर्मन बोटैनिस्ट है, वो क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को और ये ऑब्जर्व करते हैं कि जितने भी प्लांट्स है वो भी किसके बने हुए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए। वही आगे चल के क्या बनाते हैं, प्लांट के टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब 1838 की बात तो हो गई। अब 1838 से जस्ट एक साल बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं 1839 में, जिनका नाम क्या है, थियोडोर स्वैन। बड़ा ही खतरनाक नाम है बट क्या कर सकते हैं, याद तो करना पड़ेगा। 1839 में थियोडोर स्वैन आते हैं, जो क्या है, एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है। वो क्या करते हैं, एनिमल के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं और ये कंक्लूजन निकालते हैं कि एनिमल भी सेल से बना हुआ है। मतलब जो एनिमल्स है वो भी किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। तो देखो, पहला 1838 में स्लेडन भाई साहब ने कंक्लूजन निकाला कि प्लांट्स भी किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। 1839 में स्वैन भाई साहब ने भी क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एनिमल्स है वो भी किससे बने हुए हैं, ये सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो फिर यही दोनों भाई साहब ने जो अभी बात बोली है, इन्हीं दोनों भाई साहब की बात को मिला दिया जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
चीज़ हम लोग को पता चलता है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो लिखा हुआ है यही मेरा सेल थ्योरी है। आगे चल के हम लोग समझेंगे कि सेल थ्योरी में कुछ खामियां भी थी, बट अभी एज ऑफ नाउ समझ लेते हैं कि सेल थ्योरी क्या था। तो अच्छे से समझते हैं। 1838 में स्लेडन भाई साहब ने यह बताया कि प्लांट किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और 1839 में स्वाइन भाई साहब ने क्या बताया कि एनिमल भी किससे कंपोज है, सेल से बने हुए हैं। तो मतलब कि यही जो चीज़ लिखा हुआ है यही मेरा सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी क्या कहता है कि जो मेरा प्लांट्स है और जो मेरा एनिमल है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। बस यही मेरा सेल थ्योरी है। इसको लाइन बाय लाइन आप रीडिंग भी कर सकते हैं। स्लेडन 1838 एंड स्वाइन 1839 प्रपोज दैट द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल। वो किससे बना हुआ, सेल से या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल के ही पार्ट से बने हुए हैं। ठीक है, ये मेरा सेल थ्योरी है। बट ये जो सेल थ्योरी दिया गया इसमें हम लोग को ये तो पता चल रहा है कि एनिमल और प्लांट्स किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए। बट इससे हमको ये पता नहीं चल रहा है कि सेल आया कहाँ से। तो इसके लिए हम लोगों को किसी और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहां तक आपको समझ में आया, उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग एक नया क्या बोलते हैं, बायोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ने वाले, रिडोल्फ वर्च्यू के बारे में। ठीक है, ये क्या किए थे। तो सबसे पहले अभी जो आपको बताया लिमिटेशन सेल थ्योरी में क्या था, एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। सेल थ्योरी क्या था, अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। सेल थ्योरी जो हम लोग पीछे पढ़े कि जो मेरा प्लांट है और जो मेरा एनिमल है वो सेल से बना हुआ, ये तुमको पता चल रहा था। बट ये नहीं बता पा रहा था सेल थ्योरी कि जो न्यू सेल है वो कहाँ से बन रहा है। मतलब कि एक चीज समझिए, जैसे कि प्लांट और एनिमल ये तो हम आपको बता दिए कि सेल से बन रहा है, लेकिन ये नहीं बता पाया था कि नया सेल कैसे बन रहा है। ये भी तो होगा कि अगर एक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लेते हैं एक ये ह्यूमन है, इसका जो बेबी है, ठीक है, इसके अंदर भी तो एक सेल मौजूद होगा, इसके अंदर भी तो सेल मौजूद होगा। तो इसके अंदर सेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सेल कैसे आया है, फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये चीज हम लोग को सेल थ्योरी नहीं बता पा रहा था। तो यही जो ड्रॉबैक था, लिमिटेशन था, इसको दूर कौन किया, हमारे ये भाई साहब ने दूर कर दिया। इनका नाम क्या है, रिडोल्फ वर्च्यू। इनको याद रखिएगा। रिडोल्फ वर्च्यू क्या करते हैं, सेल थ्योरी में थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन करते हैं। जो सेल थ्योरी वहां स्लेडन एंड स्वाइन भाई साहब ने जो दिया था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या था कि वो नहीं बता पा रहा था कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल कैसे बनेगा। तो उसका जो रेक्टिफिकेशन है वो कौन किया, रिडोल्फ वर्च्यू ने। क्या किया, रिडोल्फ वर्च्यू ने ये बता दिया हम लोगों को कि जो न्यू सेल है, मतलब कि जो न्यू सेल बन रहा है वो खुद से नहीं बन रहा है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वहीं से न्यू सेल बन रहा है। अब ये हम क्या होता है इसको समझना थोड़ा अच्छे से पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ थोड़ा सा स्वच्छ भारत अभियान चला करके। ठीक है, तो हम लोग एक चीज समझते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ईजी है, समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे ये मेरा एक प्लांट है, ट्री है, मैंगो ट्री है। तो इसी मैंगो ट्री से हम मान लेते हैं एक मेरा मैंगो गिरा। ठीक है, ये मेरा जो प्लांट है ये भी सेल से बना हुआ होगा, ये मानते हो ना, ये प्लांट है ये भी सेल से बना होगा। अब हम एक मैंगो खाएं तो मैंगो खा लिए। अब मैंगो का जो सीड बचा, उस सीड को अगर हम लगा देंगे तो उसी से मेरा एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब क्रिएशन हो जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा ना। तो ये जो न्यू प्लांट बनेगा इसके अंदर भी सेल होगा कि नहीं होगा, इसके अंदर भी सेल होगा। जो मेरे पास पहले से प्लांट है उसके अंदर भी सेल है, जो न्यू आया उसके अंदर भी सेल है। तो अगर अच्छे से यहां अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके अंदर जो सेल आया वो सेल कहां से आया, ये मैंगो से आया, ये मैंगो से ही ना इसके अंदर सेल का डेवलपमेंट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू प्लांट के अंदर सेल आता है वो कहीं और से नहीं बल्कि जो प्रीवियसली जो एग्जिस्ट कर रहा था प्लांट उसी का पार्ट है, उसी के पार्ट से न्यू सेल का डेवलपमेंट किया गया है। मतलब जो सेल मेरा प्री एग्जिस्ट कर रहा था, पहले से कोई भी चीज मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, प्री एग्जिस्ट, उसी से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यही चीज को रिडोल्फ वर्च्यू ने हम लोगों को एक्सप्लेन किया था अच्छे से। वो क्या कहता है, क्या कर रहा है, इसको बताते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए कौन सा कलर, यही कलर ले लेते। देखिए 1855 की बात है, हमारा एक नया बायोलॉजिस्ट आता है रिडोल्फ वर्च्यू। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो न्यू सेल्स फॉर्म्ड होता है, जो नया सेल बनता है मेरे पास, वो कहीं और से नहीं बल्कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकलता है। ये जो मेरा प्री एग्जिस्टिंग सेल है इसी से मेरा न्यू सेल बन रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएशन नहीं हो रहा है। यही एग्जाम्पल आप ह्यूमंस में भी देख सकते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन है, उसी का बेबी जो होता है उसके अंदर भी जो सेल होता है वो सेल ऑटोमेटिक उसके अंदर नहीं आता है, वो ट्रांसफर होता है फादर टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये भी सेल का ट्रांसफर हो रहा है।
तो यही चीज़ हम लोग को सेल थ्योरी में पढ़ना था। तो ये सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम क्विकली रिकैप कर दे रहे क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम पढ़े 1838 और 1839 की बात। 1838 में स्लेडन भाई साहब, 1839 में स्वैन भाई साहब ने दोनों एक चीज़ ऑब्जर्व किया। स्लेडन भाई साहब ने बोला कि प्लांट के अंदर अलग टाइप का सेल होता है, 1839 में स्वैन भाई साहब ने बोला अलग टाइप का सेल होता है एनिमल के अंदर। ये दोनों कंबाइन करके एक बात कहते हैं कि जो भी मेरा प्लांट और एनिमल है वो सेल से बने हुए हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या था कि वो ये नहीं बता पा रहा था कि जो सेल से बने वो सेल आता कहाँ से है। तो आता कहाँ से, उस सेल को दूर करने के लिए वो बात को हमारे पास एक नया बायोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है, रुडोल्फ वर्च्यो। रुडोल्फ वर्च्यो क्या कहते हैं, मतलब एक्सप्लेन करते हैं, एक थ्योरी देते हैं। वो 1855 में ये कहते हैं कि जो न्यू सेल बनता है, न्यू सेल जो बनता है वो कहीं और से नहीं बल्कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल बनता है। मतलब जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहा है उसी से न्यू सेल बन रहा है। अगर प्लांट है तो प्लांट के सीड से ही न्यू सेल बनेगा, अगर एनिमल है तो उसी के एनिमल का ऑफस्प्रिंग। क्या मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो एनिमल के अंदर भी जो बेबी होता है या चाइल्ड होता है उसके अंदर भी जो न्यू सेल आता है वो ऑटोमेटिकली नहीं आता है, फादर मदर से आता है। ठीक है, ये हम लोग समझ चुके हैं सेल थ्योरी क्या होता है। तो अब हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सेल थ्योरी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार आप वापस से देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। इसमें कोई वैसा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये समझने वाला पोर्शन था तो इसको आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सेल थ्योरी से आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। टाइम मशीन को अब हम लोग प्रेजेंट में ले जाते हैं 2025 में। हम लोग बहुत टाइम मशीन में घूम लिए, अब हम लोग 2025 की ओर जा रहे हैं। 2025 में आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोग 2025 में जो हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ते हैं तो वो क्या है, कुछ इस तरीके से है। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। और दूसरा क्या कहता है, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो भी सेल अराइज हो रहा है, बन रहा है, न्यू सेल बन रहा है, वो कहां से बन रहा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहा है, पुराने सेल से ही न्यू सेल बन रहा है। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी हम लोग अभी पढ़ते हैं। बट अभी हम लोग टाइम मशीन से पीछे जाके हम लोग समझ चुके हैं कि मॉडर्न सेल थ्योरी पहला वाला कौन दिया, दूसरा वाला कौन दिया। तो ये अभी हम लोग प्रेजेंट में पढ़ते हैं। यही मेरा सेल थ्योरी है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पोर्शन, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो लेना है जो करना है कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग जो चैप्टर है उसमें हम लोग बहुत पढ़ लिए, सेल थ्योरी क्या होता है, डिस्कवरी क्या होता है, बहुत कुछ पढ़ लिए। अब हम लोग मेन जो हमारा चैप्टर जिस पे बेस्ड है उसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो सेल का एक बेसिक सा डेफिनेशन है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला तो लिखा हुआ सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं सेल का? स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स या प्लांट कोई भी है उसके अंदर जो ऑर्गन्स होंगे, या तो लंग्स ले लेते हैं, स्टमक ले लेते हैं, हार्ट ले लेते हैं, ब्रेन ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर तैयार करता है वो कौन तैयार करता है? सेल तैयार करता है। इसलिए हम लोग सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं लाइफ का? तो देखिए एक चीज समझिए, लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जिंदा रहना। जैसे कि अगर कोई इंसान जिंदा है तो बहुत सारे डेली एक्टिविटीज करेगा, जैसे कि लंग्स का काम क्या होता है? सांस लेना। स्टमक का काम क्या है? डाइजेशन। हार्ट का काम क्या? ब्लड को पंप करना। तो ये सब पार्ट्स क्या है? लाइफ के लिए एसेंशियल पार्ट है ना। ये सब अगर किसी पार्ट, एक भी पार्ट अगर बॉडी का रुक जाएगा तो ह्यूमन का जो लाइफ है वो रुक सकता है। ठीक है, तो अगर एक ह्यूमन बॉडी को अच्छे से वर्क करना है तो इसके अंदर जितने सारे पार्ट्स है सभी को अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। तो वो सभी को वर्क करने के लिए क्या होना चाहिए? वो सभी ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी। और वो ऑर्गन्स को कौन बनाता है? सेल बनाता है। सेल ही ना स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। तो इसलिए सेल को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग सेल के अंदर धीरे धीरे छोटे मोटे कुछ टॉपिक हैं उनको जल्दी जल्दी से कवर अप करते हैं एंड देन फिर हम लोग अपने सेल के आगे की टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये सब हम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे थे, ये सब समझने में दिक्कत नहीं होगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हम पहले नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे देखेंगे। सेल के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज आगे कर रहे हैं, फिर आगे चल के हम लोग न्यूक्लियस के बेसिस पे भी कैटेगराइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग किसके बेसिस पे कर रहे हैं? सेल को कैटेगराइज सेल के बेसिस पे। ठीक है, तो जैसे कि सेल को
सिंपल है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सेल को हम लोग दो पार्ट में नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे बांटते हैं। पहला यूनिसेल्यूलर होता है, दूसरा मल्टीसेल्यूलर होता है। नाम से पता चल रहा है यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब होता है वन, और सेल्यूलर का मतलब सेल। तो जैसे वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सेल मौजूद होगा उसको यूनिसेल्यूलर बोलेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है अमीबा का, जिसके अंदर एक सेल मौजूद होगा उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेल्यूलर। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल मौजूद होगा उसको मल्टीसेल्यूलर एग्जांपल बोलेंगे। जैसे यहाँ एक कैट आपको नजर आ रहा है, तो कैट के अंदर एक से ज्यादा सेल मौजूद है, इसके अंदर ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर बहुत सारे सेल मौजूद होंगे। तो बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है, इसमें कुछ वैसा खास नहीं है। जो समझाने लगेगा उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि एक बार लाइन बाय लाइन डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने हुए होंगे उनको यूनिसेल्यूलर बोलेंगे। और इसका एक एग्जांपल याद रखना, अमीबा। उसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो बने हुए होते हैं मोर देन वन सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल में एनिमल, प्लांट, कुछ भी ले सकते हैं। एनिमल्स में कैट, डॉग, कुछ भी हम ले सकते हैं। प्लांट में बहुत सारे प्लांट मौजूद होते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना है, यूनिसेल्यूलर जिसके अंदर एक सेल पाया जाए, मल्टीसेल्यूलर जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल पाया जाए, उसको मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पहला तो हम लोग सेल के बेसिस पे देख लिए, अब हम लोग न्यूक्लियस के बेसिस पे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं ऑर्गेनिजम्स को न्यूक्लियस के बेसिस पे, कि न्यूक्लियस के बेसिस पे हम लोग कैसे कैटेगराइज कर देते हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लिए, जैसे ये मेरे पास एक सेल है, तो ये सेल के अंदर जो एक ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, कलर चेंज करके दिखाते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, इसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे भी हम लोग सेल को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे हम लोग सेल को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा यूकैरियोटिक सेल। दो तरीके से हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल का मतलब होता है न्यूक्लियस जिसका पुराना हो। जैसे एक तरीके से समझिए, अभी हम लोग 2025 में है ना, तो 2025 में सभी कुछ मॉडर्न होगा, तो न्यू तरीके से सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। सारा कुछ मॉडर्न, मोबाइल फोन, सारा कुछ अभी स्टैंडर्ड तरीके से देखने को मिलता है, न्यू तरीके से, न्यू फंक्शन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू बहुत कुछ फंक्शन आ चुका है। बट उसी तरीके से अगर हम देखा जाए 2002 की बात करते हैं, 2002 के समय में हम लोग को कैसा फोन दिखता था, कीपैड फोन नजर आता था। तो कीपैड फोन में फंक्शन भी कम होता था, फंक्शन कम होता था उसके अंदर, साथ ही साथ उसके अंदर ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं था, उनका ड्यूरेबिलिटी अभी के मुकाबले ज्यादा रहता था, बट वैसा उसके अंदर फंक्शन नहीं पाया जाता था जो अभी के टाइम में पाया जा रहा है। उसी तरीके से सेल भी होता है मेरे पास। सेल भी दो तरीके का होता है, एक पुराना सेल होता है, एक न्यू सेल होता है। पुराने सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, न्यू सेल को यूकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑर्गेनिजम्स whose cell lack of nuclear membrane and genetic materials like freely in the form of nucleoid are known as prokaryotes। मतलब वही आपको जो बताएं, पुराना सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल अच्छे से नहीं पाया जाएगा न्यूक्लियोइड के अंदर, मतलब प्रोकैरियोटिक पुराना सेल है, उसके अंदर अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बस ये ध्यान में रखना है। और यूकैरियोटिक सेल को हम लोग ट्रू न्यूक्लियस इसलिए कहते हैं क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम लोग को वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस देखने को मिलता है, साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोट बोलते हैं। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता है, पुराना न्यूक्लियस होता है तो उसके अंदर फैसिलिटी फंक्शन कम होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यू न्यूक्लियस है, तो उसके अंदर फंक्शन भी अच्छा खासा होगा। जैसे एक तरीके से मोबाइल फोन का एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। ये मेरा पुराने जमाने का फोन है, 2002 वाला कीपैड फोन है, और इसके अंदर मेरे पास 2025 वाला फोन वाला है। तो इसके अंदर फोन को न्यूक्लियस से रिप्लेस कर दीजिए तो समझना आसान हो जाएगा। 2002 के फोन में क्या फंक्शन होगा, बहुत कम फंक्शन होगा, बहुत कुछ फैसिलिटीज कम होगा, बहुत सारे क्या बोल सकते, प्रोग्रामिंग कम होगा। उसी तरीके से 2025 वाले फोन में बहुत सारे फंक्शन होंगे। तो वही चीज है, पुराना न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल अच्छे से नहीं होगा, वही सब है। बट न्यू वाले में सारे कुछ मौजूद है। तो अभी जो मैं ये चीज आपको बताया हूं, इसको एक सिस्टमेटिक चार्ट के थ्रू समझते हैं जिसको समझना आसान है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग समझ लेते हैं आगे चल के इसका डिफरेंस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है।
तो ये रहा हमारा कुछ मेजर डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? यूनिसेल्युलर होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है? मल्टीसेल्युलर होता है। पहला चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूनिसेल्युलर होता है। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? मल्टीसेल्युलर होता है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो छोटा होता है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक पाया जाता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के भी लेंथ में डायमीटर वाइज हो सकता है। प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है अनडिफाइंड होता है, अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ होता है। बट यूकैरियोटिक में हम क्या देख सकते हैं, जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड मतलब उसके अंदर फंक्शन ज्यादा होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल सारा कुछ मौजूद होगा। बट पुराने वाले में अच्छे से वो सब चीज मौजूद नहीं होगा। न्यूक्लियस जब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है। जो अभी मैं आपको बोला, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब चीज जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। अभी एज ऑफ नाउ आपको बस ये ध्यान में रखना, प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होता है, यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर होता है। प्रोकैरियोटिक का साइज 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। यूकैरियोटिक का साइज 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस अनडिफाइंड होता है। यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम्स पाया जाता है, यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाया जाता है। बस ये सब ध्यान में रखना है। सिंगल क्रोमोसोम्स भी जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब समझ लेंगे क्रोमोसोम्स होता क्या है। अभी बस इतना ध्यान में रखना है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर 1 क्रोमोसोम्स पाया जाता है, यूकैरियोटिक के अंदर 1 से ज्यादा क्रोमोसोम्स पाया जाता है। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम्स को छोड़ करके कोई सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेलिज आप कुछ लोग शायद जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ रहे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, मेरा साइटोप्लाज्म हो गया, और भी बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपैरेटस हो गया, ये सारे जो चीज है यही सेल ऑर्गेनेलिज है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम्स के अलावा कोई सेल ऑर्गेनेलिज पाया नहीं जाता है, बट यूकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज पाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। सेल को हम लोग 2 तरीके से अभी डिफ्रेंशिएट किए हैं। पहला बांटे हैं नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे। अगर नंबर ऑफ सेल 1 है तो यूनिसेल्युलर, 2 या 2 से ज्यादा है तो मल्टीसेल्युलर, और दूसरा हम लोग न्यूक्लियस के बेसिस पे बांटे हैं कि अगर न्यूक्लियस पुराना है तो प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस न्यू है तो यूकैरियोटिक सेल हो जाएगा मेरा। प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर होता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, राइबोसोम्स के अलावा कोई सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पाया जाता है। बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो मल्टीसेल्युलर होता है, उसका साइज भी बड़ा होता है यूकैरियोटिक के मुकाबले, उसके अंदर न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड होता है, 1 से ज्यादा क्रोमोसोम्स पाया जाता है, और उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज भी होता है। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं। बाकी नेक्स्ट सेगमेंट में जब भी हम लोग आएंगे तो अच्छे से हम लोग आगे की कहानी को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।